हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किया था। एससी वर्मा वॉल्यूम 1 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 7 में है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसके पहले मैंने सॉल्व एग्जांपल ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज 1 to 10 कर लिया था हम लोगों ने। अब हम लोग आज 10 क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20, एससी वर्मा वॉल्यूम 1। ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर 21 to 30 करेंगे, वो फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, ए सीलिंग फैन हैज डायमीटर ब्रैकेट में लिखा ऑफ द सर्कल थ्रू विच आउटर एजेस ऑफ द 3 ब्लेड। अच्छा, जब सीलिंग फैन मूव करेगा तो जो फैन का आउटर एज है वो एक सर्किल बनाएगा, और उस सर्किल का डायमीटर जो है 120 सेंटीमीटर है, और आरपीएम मतलब जो स्पीड है वो 1500 है। 1500 आरपीएम, आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में 1500 रिवॉल्यूशन कर लेता है, एक मिनट में 1500 रिवॉल्यूशन उसके अंदर हो जाता है। ठीक है, ओके, स्पीड जो है आपका 1500 आरपीएम है, आरपीएम। ठीक है, अभी आरपीएम पे आएंगे हम लोग, कैसे उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। Consider a particle of mass 1 gram sticking at the outer end of the blade. How much force does it experience when fan runs at full speed? How much force does it experience when fan run at the full speed? अच्छा, तो when fan is running at the full speed, जो 1 ग्राम ऑफ पार्टिकल है, जो आपका 1 ग्राम ऑफ डस्ट पार्टिकल जो फैन पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो एक तरह से सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये आपका फैन है, अब फैन के ऊपर वो बैठा हुआ है पार्टिकल, तो जब फुल स्पीड पे जाएगा तो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट होगा, सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करेगा वो पार्टिकल। जब सर्कुलर मोशन में होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, उसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो हो रहा होगा वो होगा v²/r। ठीक है, फिर r इज द लेंथ ऑफ दिस ब्लेड। ये फैन का ब्लेड है, ये घूम रहा है। अब पार्टिकल एक जो है आपका ये सॉरी ये आपका दूसरा ब्लेड है, ये तीसरा ब्लेड है। ठीक है, तो एक पार्टिकल का बात कर रहे हैं, 1 ग्राम का ये पार्टिकल है, मास m इज 1 ग्राम। तो जब फैन मूव करेगा, when the fan moves, this particle will execute a circular motion। ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, और जब सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v²/r। अब r का वैल्यू क्या है, देखो 120 सेंटीमीटर तो डाया हो गया तुम्हारा सर्कुलर मोशन का, 1 सेंटीमीटर डाया, 120 सेंटीमीटर डाया हो गया, तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस, विच इज 0.6 मीटर, which is 0.6 मीटर। अब वेलोसिटी क्या बनेगा, वेलोसिटी इज ओमेगा दिया हुआ है आपको, ओमेगा इज 1500 आरपीएम, यानी कि 1500 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन मूव करता है, तो 1500 इंटू 2 पाई पर मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, तो 25 छक्का 150 और 25 दूनी 50 पाई। ओके, ठीक है, so this can also be written as omega²r। so this is a centripetal acceleration, centripetal acceleration is omega²r, and to make the particle, or to get this centripetal acceleration, the centripetal force acting on the particle would be how much, इतना सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होने के लिए जो सेंटीपिटल फोर्स लगेगा पार्टिकल पे वो ये हो जाएगा, दिस वुड बी द सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। मास m क्या है
1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg। ओमेगा स्क्वायर मतलब हो गया 2500 पाई स्क्वायर, और रेडियस आपका 0.6 हो गया, इतना न्यूटन हो जाएगा। या इसको तुम बोल सकते हो 10⁻³ गुना करेंगे तो 2.5 यहाँ आ जाएगा। 2.5 इंटू 0.6, 25×150, 2.5 इंटू 0.6 विल बी 1.5, है ना। 1.5 पाई स्क्वायर, 1.5 पाई स्क्वायर इंटू 14.8 न्यूटन फोर्स जो है डस्ट पार्टिकल पे लगेगा। और ये फोर्स कौन लगाएगा? फैन का ब्लेड लगाएगा, फैन का ब्लेड लगाएगा, ठीक है, जिसपे वो बैठा हुआ है, तो उसी से इंटरेक्ट कर रहा है वो। बाकी तो mg नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस आउट कर जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन विल बी वर्टिकली अपवर्ड और mg विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, वो बैलेंस कर जाएगा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन के थ्रू वो फैन का ब्लेड लगाएगा, ठीक है। हाउ मच फोर्स डज पार्टिकल exert on the blade? Equal and opposite. Newton's third law. If the fan blade exert this amount of force in radially inward direction on the particle will not leave the fan blade. Particle भी जो है fan blade को छोड़ेगा नहीं, वो भी एक reaction force लगाएगा which will be equal and opposite. तो fan blade पे भी जो particle है, ये force तो particle पे inward लगेगा, और इसका रिएक्शन फोर्स फैन ब्लेड पे आउटवर्ड लग जाएगा, एंड दैट फोर्स विल बी 14.8 न्यूटन ओनली। एक्शन एंड रिएक्शन मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा और डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट रहेगा, ठीक है। क्लियर है? कैमा क्वेश्चन है ये? 11वां क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A mosquito is sitting on a LP record disc, जो CD होता है ना, LP पता नहीं क्या है, लेकिन CD टाइप का ही कोई चीज होगा, डिस्क बोल रहा है तो, रोटेटिंग ऑन द टर्न टेबल एट 33.1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 33 and 1/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 100/3 RPM हो गया उसका जो डिस्क है उसका स्पीड, ठीक, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। द डिस्टेंस ऑफ मॉस्किटो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न टेबल इज 10 सेंटीमीटर। शो दैट द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन रिकॉर्ड एंड मॉस्किटो इज ग्रेटर देन दिस। देखो मॉस्किटो बैठा हुआ है, और मॉस्किटो जो है तुम्हारा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, एक डिस्क है, इसके ऊपर हमने एक मॉस्किटो बैठा हुआ है, ठीक है। दूरी जो मॉस्किटो का है टर्न टेबल का सेंटर से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे दूरी 0.1 मीटर है, ठीक है। अब मॉस्किटो साथ साथ जो है, मॉस्किटो जो है मॉस्किटो इज सिटिंग ऑन LPD रोटेटिंग ऑन टर्न टेबल, द डिस्टेंस ऑफ मॉस्किटो फ्रॉम सेंटर टर्न, सो द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन रिकॉर्ड एंड मॉस्किटो, रिकॉर्ड मतलब LP डिस्क, डिस्क है, डिस्क और मॉस्किटो के बीच का बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये मॉस्किटो डिस्क के साथ साथ अगर रोटेट कर रहा है, साथ साथ डिस्क के साथ साथ ही रहता है और डिस्क घूम रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इस पे भी ये भी मॉस्किटो भी एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा। मॉस्किटो विल आल्सो एग्जीक्यूट अ सर्कुलर मोशन, जैसे फैन ब्लेड वाला केस था ना लास्ट क्वेश्चन में, मॉस्किटो भी सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी हाउ मच? That centripetal force acting on the mosquito will be equal to mass of the mosquito, and into omega square r centripetal acceleration, अब मास ऑफ मॉस्किटो नहीं पता हम लोग को, ठीक है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा?
that will be provided by the friction. Friction ही है, that will be provided by the friction force which disc exert on the mosquito. This friction force will be provided by the disc, LP disc है, वो मॉस्किटो पे exert करेगा, और तो कोई फोर्स है नहीं, डिस्क के साथ ही उसका इंटरेक्शन है. सो डिस्क इज गोइंग टू प्रोवाइड दिस स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. अभी एक वीडियो देखो बनाना है हमको कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो क्यों जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है वो रेडियली इनवर्ड लगता है. इस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इस पर वीडियो बनाएंगे कि भाई जब डिस्क, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो जिस सरफेस पे वो एग्जीक्यूट करता है वो सरफेस क्यों उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लगाता है. अभी ये वाला वीडियो बन जाएगा ना, उसको ही बना देंगे, ठीक है. तो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा, लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा दैट मस्ट बी लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू, तभी ये लगेगा. ये तो आप थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करके निकाल लिए ना कि इतना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो सर्कुलर मोशन होगा, तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सरफेस उतना फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा. सरफेस उतना फ्रिक्शन फोर्स तभी लगाएगा जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन जो आपका फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आया है, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन टू मेक द मॉस्किटो मूव इन अ सर्कल इज शुड बी लेस देन म्यू एन. मतलब जो फ्रिक्शन का रिक्वायर्ड वैल्यू है वो उसका सेल्फ एडजस्टिंग लिमिट में लाई करना चाहिए. मतलब जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो उसका लिमिटिंग वैल्यू से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए. उससे ज़्यादा होगा तो वो फ्रिक्शन लगा नहीं पाएगा डिस्क मॉस्किटो के ऊपर. अगर आपका रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो है इसका लिमिटिंग वैल्यू से एक्सीड कर जाएगा तो डिस्क बोलेगा भाई हम इतना फ्रिक्शन नहीं लगा सकते, ठीक है. और एन क्या है, अगर मॉस्किटो और अगर मॉस्किटो, ये मॉस्किटो है डिस्क पे बैठा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, डिस्क लगाएगा, और एम जी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन से. एन माइनस एम जी इज जीरो, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, सो एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी, एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी, राइट. दैट मीन्स द coefficient of static friction, the coefficient of static friction between disk and mosquito should be more than this, ठीक है. इसका वैल्यू क्या होगा देखो, ओमेगा रेडियन पर सेकंड में करना है इसको, ये 100/3 आरपीएम है. एक आरपीएम में 2 पाई रेडियन होता है, इतना रेडियन पर मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो ये रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. ये आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन, एक मिनट में 100/3 रिवॉल्यूशन है. 100/3 रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है. 100/3 इंटू 2 पाई रेडियन पर मिनट. अब पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो रेडियन पर सेकंड में आ गया आंसर इसका, ठीक है. 2 3 6 10/9, ठीक, ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल टू 100/81 पाई. रेडियस कितना है टर्न, ये 10 सेंटीमीटर, 0.1 हो गया ना. और जी को 10 ले लो तुम, तो ये यानी जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होना चाहिए मॉस्किटो और डिस्क के बीच में, मॉस्किटो और जो डिस्क एलपी रिकॉर्ड डिस्क है उसके से कम पाई इसका 80 होना चाहिए, उससे बड़ा भी चलेगा. इससे छोटा होगा तो ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो डिस्क लगा नहीं पाएगा. रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो है डिस्क लगा नहीं पाएगा, ठीक है. फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे फ्रिक्शन जो है एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है. फ्रिक्शन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है. आई विल मेक अ वीडियो राइट on why the friction force is required if you want the particle to carry out a circular motion on a certain surface. अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन का नीड होता है, ठीक है. ये इस चीज पे एक डिस्कशन जरूरी है हम लोग का, ठीक है. देखिए क्या बोल रहा है, सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार
taking a turn of radius 10 meter at a speed of 36 km per hour. ठीक, find the angle made by the string of the pendulum with the vertical if this angle does not change during the turn. देखो एक कार है और ये कार जो है सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और इस कार के अंदर एक पेंडुलम है जो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा है? एंगल पूछा है ना, यही एंगल पूछा है तुमसे। लेंथ दे रखा है, लेंथ नहीं दे रखा है। अच्छा ठीक, एक तरह से ये पेंडुलम भी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, एक तरह से ये पेंडुलम भी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। लेंथ इसलिए हम पूछ रहे थे क्योंकि अगर मान लो ये, तो ये लेंथ का जो ये डिस्टेंस होता है ना एल साइन थीटा, वो सर्कुलर मोशन के रेडियस में ऐड हो जाता है एक्चुअली, बट लेंथ नहीं दे रखा है। तो क्वेश्चन अज्यूम कर रहा है कि ये पेंडुलम भी जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसका रेडियस वही है जो कार सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर उसका रेडियस के बराबर है। मतलब पेंडुलम और कार जो है दोनों ही सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा, कार के साथ साथ पेंडुलम एग्जीक्यूट करेगा। तो क्वेश्चन अज्यूम कर रहा है कि पेंडुलम का भी जो सर्कुलर मोशन है उसका भी रेडियस जो है ना 10 मीटर ही है, ऐसा मतलब, ठीक है। लेंथ वेंथ दे नहीं रखा है, तो पेंडुलम भी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा। तो देखो इस पर क्या क्या फोर्स लगेगा। एक तो तुम्हारा टेंशन लग रहा है, एक आपका mg लग रहा है, ठीक है। अब x जो है वो ये टुवर्ड्स सेंटर है, मान लो डायरेक्शन, ठीक है। तो टुवर्ड्स सेंटर पेंडुलम का बॉब जो है एक तरह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके अंदर हो रहा है। वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है? ओमेगा दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, v स्क्वायर बाय r के बराबर है, ठीक है। अगर ये मान लो थीटा है, इन वाई डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है। सो योर t cos थीटा will be equal to mg and t sin theta is going to provide that centripetal force. t sin theta जो बॉब सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, बॉब पेंडुलम का बॉब जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उस सर्कुलर मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय t sin theta. So that will be equal to m v square by centripetal acceleration. v square by r is centripetal acceleration, ठीक है। So this is 1 and this is 2. So if I divide 2 by 1, then I get what? Tan theta equals to v square by r g. v क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 5/18 से गुना करके 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 100 हो गया, रेडियस 10 है, जी का वैल्यू भी 10 ले लो, 1 हो गया। तो थीटा इज 45, थीटा जो है 45 डिग्री हो जाएगा, थीटा विल बी 45 डिग्री। ठीक, थीटा इज गोइंग टू बी 45, थीटा इज गोइंग टू 45। ओके, क्लियर है? Bob of simple pendulum of length 1 meter has mass of 100 gram and a speed of 1.4 meter per second at the lowest point of this path. Find the tension in the string at this instant. मतलब पेंडुलम भी जो है एक पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन ही एग्जीक्यूट करता है। पेंडुलम जैसे आपका जो है ये पेंडुलम
जब ये ऐसे ऐसे मूव करता है, सो दिस इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस एल. इट्स अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन. पेंडुलम ऐसा ऑसिलेट करेगा, सिंपल पेंडुलम. तो ये पाथ क्या है? ये जो पाथ है, इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ द बिगर सर्कल, राइट. तो एक तरह से सर्कुलर मोशन ही है एक तरह से, ठीक है. तो पेंडुलम का बॉब अगर यहाँ होता है तो उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो टेंशन लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, और दूसरा mg लगेगा. और चूंकि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये इसके अंदर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. चूंकि हम लोग ले रहे हैं पेंडुलम का ये पोजीशन ले रहे हैं, तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा है ना. सो दैट मीन्स द नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, that is T minus mg, that is going to be the net centripetal force, and that will lead to the centripetal acceleration, which is v square by L. R is L basically here. एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट कर रहा है. सो नेट फोर्स यहाँ पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन अगर बॉटम में है बिल्कुल, तो यहाँ पे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन एक तरह से अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेंटर लाई कर रहा है ना, ये सेंटर है, तो अपवर्ड डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन हो गया. सो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज T minus mg, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच इज आल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट. तो जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही फोर्स निकालेंगे हम लोग न्यूटन से कहला लिखते समय, ठीक है. क्या पूछा है? टेंशन पूछा है ना. टेंशन हो जाएगा mg प्लस, तो मास कितना है? 0.1 ग्राम है. जी ले लो 10, और ये कितना हो जाएगा? 0.1. वेलोसिटी हो गया 1.4 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 1.4 का होल स्क्वायर 1.96 हो गया. L, what is L? 1 meter. So this will be 1 plus 0.196. नहीं, ओके. ठीक है, 1.2 लिखा है, 196 को 1.2 कर दिया है, ठीक है, चलेगा. ओके. ये देखिए, suppose bob of the previous problem has a speed of 1.4 meter per second square. When a string makes angle of, I think this is incorrect. Makes an angle of 0.2 radian with the vertical. ठीक है. Find the tension at this instant. You can use cos theta equals to 1 minus theta square by 2 and sin theta equal to theta. ठीक. अब कह रहा है कि जो प्रीवियस प्रॉब्लम में जो हमने लिया था बॉब, वो वर्टिकल से 0.2 रेडियन एंगल बना रहा है, ठीक है. 0.2 रेडियन एंगल बना रहा है और ऑसिलेशन नहीं कर रहा है, मतलब इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग लाइक दिस, ठीक है. और एक पोजीशन ले लिया है जहां पे बॉब जो है, जो स्ट्रिंग है वो 0.2 रेडियन एंगल बना. 0.2 इज वेरी स्मॉल एंगल, सो फॉर सच ए स्मॉल एंगल दिस अप्रोक्सीमेशन वैलिड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है. 0.2 इज वेरी स्मॉल एंगल, तो उस एंगल पे वो जो अप्रोक्सीमेशन लिखा है वो वैलिड रहेगा, ठीक है. फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो पहले. ये बॉब हो गया, टेंशन अब इधर लग जाएगा ना, टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, वो भी वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगा. इट विल आल्सो मेक एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल, ठीक है. और एक फोर्स mg हो जाएगा इस पे. अब एक्सेलरेशन जो है, चूंकि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड होता है टुवर्ड्स दिस पॉइंट. ये सेंटर हो गया एक तरह से
ये सर्कुलर मोशन, इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, अभी डिस्कस किया था हमने। तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, आर विल बी एल, बेसिकली आर विल बी एल। तो अगर इसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ड्रा करें हम लोग, if I draw the coordinate system like this, x, y, right? So this is theta, this is theta. So net force in radially inward direction is how much? T minus mg cos theta equals to m, right? This is net force in radially inward direction, that is centripetal force, net centripetal force in radially inward direction equals to mass into centripetal acceleration. Mass into centripetal acceleration. Centripetal acceleration is also in radially inward direction. ठीक है? And mg sin theta is going to provide restoring force. वो acceleration cause करेगा, उसी की वजह से pendulum oscillate करता है। तो we'll make use of this, हम लोग का यहाँ से काम बन जाएगा। तो T is mg cos theta, मास कितना है? मास पीछे दे रखा था ना, 100 ग्राम, 0.1 into 10 into theta is 0.2 radian। ये अप्रोक्सीमेशन लेना है हम लोग को, 1 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 माइनस नहीं, and that is equal to how much? 0.98 plus mv square by L, 100 ग्राम, स्पीड इज 1.4, 1.4 मतलब 1.96 हो गया v स्क्वायर, लेंथ इज 1 दे रखा था लास्ट क्वेश्चन में ना, प्रीवियस क्वेश्चन को ही रेफर कर रहा है ये। तो कितना हो जाएगा भाई? 0.98 प्लस 0.196। मतलब 0.02 कम हो जाएगा, और क्या? पिछला क्वेश्चन का जो आंसर था ना, उसमें 0.02 कम हो जाएगा। पिछला क्या है? 0.98 है ना, 0.18, 9 8 17 और 9 1 10, 1.176। 0.02 तो कम नहीं हुआ, इसमें कितना? 1.196। हाँ, 0.02 ही कम, यस, ठीक है। तो दिस विल बी टेंशन, ये टेंशन हो जाएगा 1.176। वन 1.16 लिखा है। साइन थीटा का तो कहीं नीड नहीं है। फाइंड द टेंशन एट दिस इंस्टेंट। 0.2 रेडियन एंगल बना रहा है वर्टिकल से, ठीक है, यही होगा या सही है।
और इसमें 1.16 लिखा है। तो चेक कर लेंगे, आप लोग भी चेक करना, ख्याल से सही होना चाहिए। T minus mg cos theta is Bob has speed of 1.4 meter per second when the string makes an angle of 0.2 radian. I don't see any problem. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो इसका आंसर जो बुक में दे रखा है वो दे रखा है, सॉरी, द बुक आंसर 1.16, समझ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। बाकी आपके दिमाग में कोई और आइडिया है तो बताना। ठीक है, suppose the amplitude of simple pendulum having a bob of mass m is theta naught. Find the tension in the string when bob is at extreme position. अच्छा, ठीक है, ओके, ये आपका सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। और बोला व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बॉब इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, बॉब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो क्या टेंशन होगा? व्हाट विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग? व्हाट विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बॉब इज एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन? तो आप देखो एक चीज यार, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग? You have tension T and you have mg. देखो लास्ट क्वेश्चन में आई टोल्ड यू कि ये आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है, बट जो एक्सट्रीम पोजीशन में चले जाएंगे तो दिस v विल बी जीरो, v जो है जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि mg साइन थीटा जो है ना, ये वेलोसिटी के, ये वेलोसिटी अगर इधर है तो mg साइन थीटा एक्ट्स ऑपोजिट टू वेलोसिटी, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा mg साइन थीटा विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर और v डी एक्सेलरेट होता जाएगा, और डी एक्सेलरेट होते होते जो एक्सट्रीम पोजीशन रीच करेगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो ऐसे केस में आपका जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन विल गो टू जीरो। दैट मीन्स इफ आई टेक दिस, you don't have any acceleration in radially inward direction because velocity turns out to be zero. ये थीटा नॉट हो जाएगा आपका, mg लगा ना। So in radially inward direction the centripetal acceleration goes to zero. That means centripetal force also goes to zero. So that means this is centripetal force, this is net force in radially inward direction, and that must be zero because centripetal acceleration goes to zero. So your tension is mg cos theta naught. Tension is mg cos theta naught. ठीक है, यही चीज यहाँ भी किया था, बट आंसर मैच नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी था तो t माइनस mg cos थीटा जो था दैट वाज इक्वल टू मास इनटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो तो जीरो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन में ये आपका टेंशन हो जाएगा, दिस इज टेंशन एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये देखो, a person stand on a spring balance at the equator, इक्वेटर पे स्प्रिंग बैलेंस पे आदमी खड़ा है। by what fraction is the balance reading less than his true weight? If the speed of the earth rotation is increased by such an amount that balance reading is half the true weight, what would be length of day in this case? अच्छा, ठीक है, देखिए ये अर्थ है। अब जो पर्सन खड़ा है इक्वेटर पे, ये आपका इक्वेटर हो गया। अब पर्सन इक्वेटर पे जो खड़ा है वो भी एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है अर्थ के साथ साथ। अर्थ चूंकि रोटेट कर रहा है एंड द रोटेशन इज 2 पाई रेडियन इन 24 आवर्स। एक चक्कर लगा लेता है 24 आवर्स में, एक चक्कर मतलब 2 पाई रेडियन,
और 24 आवर्स का मतलब हो गया 24 इंटू 3600, इतना रेडियन पर सेकेंड उसका एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ का। ठीक, अब जब इफ द पर्सन एग्जीक्यूट अ सर्कुलर मोशन, if the person is executing a circular motion, तो पर्सन पे फोर्स क्या लग रहा है, व्हाट इज द सेंटीपीटल फोर्स। एक तो फोर्स हो गया, जैसे मान लो आदमी यहां खड़ा है, इसको ऊपर से देख रहा है, ठीक है, तो ऐसे गोल दिखेगा ना, आदमी यहां खड़ा है, इस पे एक फोर्स तो mg लग रहा है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, एक आपका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। आ चुकी है सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, that means the person is accelerating with centripetal acceleration given by omega square r, omega square r, take this r as radius of the earth, है ना, so that means the net force in radially inward direction would be how much, mg minus normal reaction ये हो जाएगा। और वेइंग मशीन क्या रीड करता है, नॉर्मल रिएक्शन रीड करता है, mg minus the weighing machine is going to read this weight, weighing machine ये weight रीड करेगा, weighing machine जो है ये weight रीड करेगा ना, mg minus m omega square r, mg minus m omega square r, because person is executing a circular motion, circular motion का मतलब है इसके अंदर एक सेंटीपीटल एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, सो देयर मस्ट बी ए नेट फोर्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट वुड बी गिवन बाय ऑफ कोर्स mg माइनस n, दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, क्योंकि इक्वेटर पे खड़ा होकर वो भी एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, वो भी एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। और भाई व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन द ट्रू वेट, ट्रू वेट उसका mg है और ये कितना रीड कर रहा है, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, ट्रू वेट उसका mg है और जो बैलेंस जो स्प्रिंग बैलेंस रीड करेगा वो m ओमेगा स्क्वायर r रीड करेगा। तो क्या बोला भाई, व्हाट फ्रैक्शन इज रीडिंग लेस, मतलब जो ये ट्रू वेट W is mg, whereas the measured weight W dash is mg minus a omega square r। अब बोला भाई व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन द ट्रू वेट, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ वेट इज that is m omega square r, so fraction कितना लेस है, so that is m omega square r by mg, ये आ जाएगा, इतना फ्रैक्शन लेस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r बाई जी, है ना। अच्छा वैल्यू में दे रखा है क्या, वैल्यू में भी निकाल सकते हैं हम लोग, इतना फ्रैक्शन लेस है, तो दिस वुड बी हाउ मच, 2 पाई इसका वैल्यू में निकाला जा सकता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू r इज 6400 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, g इज 10, तो से 2 शून्य 4 शून्य हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो 4 पाई स्क्वायर
तो 64 ये हो गया ना एक तरह से। पाई का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू 64 भागा 864 भागा इतना फ्रैक्शन कम हो जाएगा ना, इतना फ्रैक्शन जो है वेट कम हो जाएगा। या ठीक, अप्रॉक्सीमेशन में कर दिया, 3.5 कर दिया है, ठीक है, 10 से, ठीक। ओके, अब क्या बोल रहा है भाई कि अगर ये हम लोग स्पीड को इंक्रीज कर दें such that the balance reading is half the true weight, हम लोग ओमेगा को ऐसा कर दें ना कि जो बैलेंस रीडिंग है, बैलेंस रीडिंग कितना है, ये है, सो दिस बिकम हाफ द ट्रू वेट, दिस बिकम हाफ द ट्रू वेट, तो ये mg/2 हो जाए। So that means what? That means इसको इधर लाओ, इसको आगे बाहर ले जाओ, राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो जाएगा mg/2 इक्वल्स टू mm will cancel out. So omega will become what? Omega will become g upon 2r under root, नहीं, g upon 2r under root, या ठीक। तो जो एक दिन होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, एक दिन जो होगा दैट विल बी 2 पाई बाय ओमेगा, will be 1 day, 2 pi by omega will be 1 day, so this will become how much, 2 pi ठीक है, so 6400 sorry 2 into 6400 जी को क्या ले लें, 9.8 ले लो, 4.9, so this can be written as 149 है ना, दिस इज 2 पाई इंटू 64 मतलब हो गया 80 हो गया ना ये, और ये हो गया 100, ये हो गया 7, ठीक है, इतना सेकंड हो गया, इतना सेकंड हो गया। अगर आवर में करना चाहते हो इसको तो 3600 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 18 40 9, तो 40 पाई अपॉन 63, देखो कितना वैल्यू आता है, 40 गुने पाई अपॉन 1.99466, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का एक दिन बनेगा,
डे विल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का एक दिन बनेगा। ठीक है, मतलब अगर ऐसा कर दोगे ना तो एक दिन जो है अर्थ स्पिन करने लगेगा ना बहुत तेजी से स्पिन करेगा, तभी तो हाफ वेट हो जाएगा। तो उतना तेजी से स्पिन करेगा तो 2 पाई रेडियन 2 घंटे में ही पूरा कर लेगा, 2 घंटे में ही सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाएगा। ठीक है, 2 आवर्स। ठीक है ये आंसर। ये क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है। अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर is banked for vehicle going at a speed of 36 km per hour. If the coefficient of static friction between road and tire is 0.4, what are the possible speed of vehicle so that it neither slips down nor skids up? अच्छा, मतलब ये रोड का जो बैंकिंग किया हुआ है वो बैंकिंग इस तरह से किया हुआ है कि अगर 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई व्हीकल आएगा तो वो स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, वो स्लिपिंग उसमें नहीं होगा, वो आराम से टर्न लेके जा सकता है। अब हम लोगों को देखना है कि 36 किलोमीटर पर आवर से कितना नीचे हो सकता है और 36 किलोमीटर पर आवर से कितना ऊपर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा देन उस केस में तो अगर 36 से नीचे आएंगे तो अंदर की तरफ स्लिप कर जाएगा और 36 से ऊपर जाएंगे तो बाहर की तरफ स्लिप कर जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि फ्रिक्शन भी आपको दिया हुआ है, आपको फ्रिक्शन भी दे रखा है। मतलब रोड का बैंकिंग इस टाइप से है, मान लो थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग है और व्हीकल, लेट्स से दिस इज योर व्हीकल। ठीक है, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल इज नॉर्मल रिएक्शन एक mg। अभी फ्रिक्शन हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, सपोज वी आर नॉट कंसिडरिंग फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ बैंकिंग निकाल लिया जाए, क्योंकि एंगल ऑफ बैंकिंग का आगे जरूरत पड़ेगा हम लोग को। तो सपोज को ये आपका, सॉरी ये नहीं, ये कार्डिनेट सिस्टम ले लो। सो दिस इज यार थीटा, सो दिस विल बी थीटा। सो इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, यार n cos थीटा विल बैलेंस mg, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग, वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और जो व्हीकल है ये आपका ये सर्कुलर मोशन कैरी आउट कर रहा है। ठीक है, रोड बैंक है, तो इस डायरेक्शन में यू हैव ए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। तो ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? n sin थीटा। n sin थीटा इज बिहेविंग लाइक ए सेंटीपिटल फोर्स and that is leading to the centripetal acceleration। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो बैंकिंग किया हुआ है वो 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से किया हुआ है। मतलब n sin थीटा जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जनरेट करेगा। मतलब यहाँ n sin थीटा के वजह से ऐसा वैल्यू पुट करोगे तो v आपका 36 किलोमीटर पर आवर आएगा। मतलब n sin थीटा इज सच दैट a vehicle with 36 km per hour can easily make a turn। ठीक है, make a turn। ठीक है, तो एंगल थीटा निकाल लिया जाए, v क्या दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुना कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग पहले निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगा हम लोग को। तो इसको इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, n cos थीटा equals to mg। so from here we get tan theta, डिवाइड करेंगे तो get v स्क्वायर बाय rg। v क्या है 10, स्क्वायर करेंगे 100 बन जाएगा। r आपको दिया हुआ है 20 मीटर और g 10 मान लो। ठीक है, तो 1/2। so tan theta is angle of banking is this is angle of banking। ओके, तो फ्रिक्शन हम लोग अज्यूम अभी नहीं किए हैं। अब देखो फ्रिक्शन का जरूरत कब पड़ेगा, अगर आपका 20 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर व्हीकल टर्न कर रहा तो फ्रिक्शन का कोई नीड नहीं है, वो आराम से बिना स्लिपिंग के टर्न कर सकता है। प्रॉब्लम तब आएगा जब आपका स्पीड जो है 36 किलोमीटर पर आवर से नीचे या 36 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जाएगा। 36 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड बोल रहे हैं। तो अगर मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे हुआ,
अगर मान लो कि आपका जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे होता है, तो एन साइन थीटा तो वही रहेगा। उस केस में क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अधिक है और मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कम होगा। इफ वेलोसिटी इज लेस देन, यहां पे एक केस ले लो, लेट्स टेक केस 1, if v is less than 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड में तो था कि there was no requirement of friction और n sin theta n sin theta जो centripetal force निकल के आ रहा था, that was good enough to carry out a centripetal acceleration where the velocity was 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी कम हुआ फिर क्या होगा, उस केस में आपका n sin थीटा तो वही रह गया, लेकिन ये आपका कम हो गया, मतलब you have centripetal force in excess, centripetal force will be in excess, right, and that will tend to make the vehicle slip in this direction, vehicle को इनवर्ड डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइन स्लिप करवाने का टेंडेंसी रखेगा। देयर विल बी, अगर v is less than 10 मीटर पर सेकेंड, then your centripetal force will be in axis because you have n sin theta, theta is constant, n is also same, ठीक है। तो अब क्या है कि आपका n sin theta चूंकि अधिक होगा mv स्क्वायर बाय r से, where v is less than 10 मीटर पर सेकेंड, तो that will lead to a tendency in the vehicle to slip in inward direction। अब उधर तो जाएगा नहीं, डाउन द इंक्लाइन ही आएगा। सो इफ देयर इज फ्रिक्शन, if there is static friction, that is going to oppose the tendency। जैसी वो टेंडेंसी अराइज होगा, जैसी वेलोसिटी लेस देन 10 मीटर पर सेकेंड होगा, व्हीकल के अंदर इनवर्ड डायरेक्शन डाउन द इंक्लाइन स्लिप करने का टेंडेंसी होगा, और जैसे ही वो टेंडेंसी अराइज होगा, द मोमेंट दैट टेंडेंसी अराइजेस, यू विल हैव ए स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ही टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो जैसे ही वेलोसिटी लेस देन 10 मीटर पर सेकेंड होगा, व्हीकल के अंदर एक टेंडेंसी होगा टू स्लिप इन इनवर्ड डायरेक्शन, आई कैन से स्लिप डाउन द इंक्लाइन। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो वो उस टेंडेंसी को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? बाय एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, बाय एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहां समझिए एक चीज कि जो फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का फोर्स है। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। अच्छा, इस फ्रिक्शन को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहां ड्रा करने कोई दिक्कत तो नहीं है, पार्टिकल डायनेमिक्स में है, सो वी हैव द फ्रीडम ऑफ शिफ्टिंग द फोर्स। पैरेलली यहां शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्सिस क्लियर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ध्यान दीजिए ये एक्सेलरेशन है, फोर्स नहीं है, ठीक है। ओके, सो फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके फाइन, गुड। नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन। y direction में there is no y direction में there is no acceleration, so net force in y direction that is n cos theta। फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, प्लस f sin थीटा माइनस mg0, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ जा रहा है? एक तो n का कंपोनेंट है and you have minus f cos theta, net force is in inward direction, net force towards center of the circle of motion is n sin theta minus f cos theta equals to mass into centripetal acceleration। समझ में आ रहा है आपको? एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड होता है, सर्किल के सेंटर के टुवर्ड्स होता है, तो सर्किल के सेंटर के टुवर्ड्स नेट फोर्स क्या होगा? देखो ये mg का तो कोई कंपोनेंट बनेगा नहीं, y डायरेक्शन में है, जो एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स नहीं है उसी का कंपोनेंट बनेगा ना x और y डायरेक्शन में। तो n जो है, n का कंपोनेंट y में भी बनेगा, x में भी बनेगा, तो y में बनेगा तो y वाला इक्वेशन में आ गया। अब x के डायरेक्शन कितना बनेगा? n sin थीटा, और एक नेगेटिव x डायरेक्शन में f cos थीटा। सो नेट फोर्स इन नेगेटिव x डायरेक्शन, दैट इज नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज गोइंग टू बी n sin थीटा minus f cos theta, and that is equal to mass into the acceleration which is towards the center, that is called centripetal acceleration। circular motion में the acceleration is centripetal acceleration, towards the center accelerate करता है body, mv स्क्वायर। अच्छा, ये कैसे towards the center है, ये मैंने बहुत डिटेल में काइनेमैटिक्स जब हम पढ़ाया है सर्कुलर मोशन का, तो उसमें मैंने बता दिया है आपको कि कैसे सर्कुलर मोशन जो एग्जीक्यूट करता है तो कैसे हम बोलते हैं कि बॉडी रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। इसको पूरा अच्छे से मैंने प्रूफ किया है, उसको एक बार गो थ्रू कीजिए, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, ठीक है। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन आ गया, गुड।
इसको मिटा दें, कोई दिक्कत? ओके, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, v को 10 से कम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि v कितना कम कर सकते हैं, v कितना कम कर सकते हैं। अगर आप v को कम करोगे, अगर v को कम करोगे तो आप यहां पे समझो कि अगर v कम करेंगे तो ये सब तो चेंज हो नहीं सकता, f ही कम होगा। f जो है लोअर वैल्यू पे जाके एडजस्ट करेगा, सॉरी हायर वैल्यू पे जाके एडजस्ट करेगा। अगर आप v कम करेंगे तो ये डाउन होगा, यानी इसको हायर वैल्यू पे जाके एडजस्ट करना पड़ेगा। इफ यू डिक्रीज v, f हैज टू एडजस्ट इटसेल्फ टू हायर वैल्यू, ओनली देन LHS RHS कैन बी इक्वल। f जो है सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है, f जो है स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो अपना वैल्यू एडजस्ट कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो आप अगर v को कम करेंगे then this side also has to fall, and how this will fall, this will fall only when f adjusts itself to higher value। f अपने आप को हायर वैल्यू पे जाकर एडजस्ट कर ले, तभी हो सकता है ना, तभी हो सकता है, समझ रहे आप? So v, if you decrease v in order to satisfy this equation, f has to adjust itself to higher value। f को हायर वैल्यू पे जाके एडजस्ट करना पड़ेगा। if you decrease v below 10 and you keep on decreasing velocity below 10 meter per second, then f has to adjust itself to higher and higher value, but there is a limitation on which f can increase। f cannot go beyond limiting value। f जो है अपने लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता है। f का एक मैक्सिमा है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। तो जो f का मैक्सिमा है वो v का मिनिमा सेट कर देगा। f का मैक्सिमा जो है वो सेट कर देगा कि v कितना कम हो सकता है। द मैक्सिमा ऑफ f will set the minima of v। So if I put f, if I make this f going to limiting value, then the value of v which you obtain will be minimum value of v। उससे नीचे जाएगा तो f अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा और उस केस में व्हीकल स्लिप कर जाएगा। बात समझ आ रहा है आपको? f का बढ़ने का एक लिमिटेशन है, एक सीमा है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है। f cannot go beyond certain value। f जो है कुछ वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकता है। देयर आर सर्टेन वैल्यू, उससे ऊपर f नहीं जा सकता है। ऑलराइट, तो f का वो मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे तो v का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक, सो इफ आई पुट f इक्वल्स टू म्यू n, then v will go to its minima। ठीक है, the maximum value of f is mu n, right? The maximum value of f is mu n। So in that case what will happen, see, n cos theta ठीक है, and here you have अब जो वैल्यू निकल के आएगा v का वो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यहां से n आ जाएगा, n will be what, mg by cos theta plus mu sin theta, right? So from here put n का वैल्यू हो गया mg cos थीटा n बाहर निकाल लिया, यहाँ आ गया साइन थीटा f का वैल्यू म्यू n रखने से जो v का वैल्यू यहां से निकल के आएगा वो मिनिमम आएगा, v min आ जाएगा। तो v min is going to be gr under root sin theta minus mu cos theta upon cos theta plus mu sin theta। ठीक है,
ये क्या आ जाएगा, जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू 10 हो गया, आर जो है शायद 20 दिया हुआ है, द गिवन वैल्यू ऑफ आर इज 20 है, और म्यू क्या है 0.4 है। इसको क्या लिख दोगे बताओ, अगर cos थीटा डिवाइड कर दें, सो इट विल बी, और tan थीटा का वैल्यू दे रखा है, tan थीटा का वैल्यू निकालनी है हम लोग, फ्रॉम हियर tan थीटा इज 1/2 और यू कैन से 0.5, ठीक है, सो इट विल बी 200 tan theta minus mu, tan theta is 0.5 minus 0.4 upon 1 plus 0.4 गुने 0.5. So that will give us what? That will give us 200 गुने 0.1 अपॉन 20 है ना, 1.2, 200/12, तो अगर 4 से डिवाइड कर, 4 कैंसिल करें तो 50/3, 50/3 अंडर रूट, 50/3 अंडर रूट मीटर पर सेकंड में आएगा ये। पचास भागा 4.0825, ठीक, ये वी मिन हो गया, दिस इज यार वी मिन। मतलब इससे नीचे जाओगे तो अगर इससे ऊपर है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन अपने वैल्यू पे जाके एडजस्ट कर लेगा, बट अगर इससे नीचे जाएंगे तो फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग वैल्यू से अधिक होगा और फ्रिक्शन उस वैल्यू पे जाके अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अगर इससे भी नीचे चला जाएगा तो एफ का जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगा इस इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, वो रिक्वायर्ड वैल्यू उसके लिमिटिंग वैल्यू से अधिक होगा, और उस केस में सरफेस बोलेगा भाई हम इतना फ्रिक्शन नहीं लगा सकते, आई कैन नॉट अप्लाई दैट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ओके, ठीक है। अब केस 2 लो, टेक केस 2, ये मिनिमम वैल्यू हो गया। अब अगर मान लो इफ योर v इज मोर देन दिस, अगर v अधिक होगा उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका सेंटीपिटल फोर्स जो है वो मतलब जो n साइन थीटा का वैल्यू जो होगा वो mv²r से छोटा होगा। जो mv²r है, जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड है, सेंटीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है उससे कम सेंटीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, n साइन थीटा विल बी लेस देन mv²r। अगर वेलोसिटी जो v है वो 10 मीटर पर सेकंड से हाई हुआ, उस केस में जो सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है n साइन थीटा, और सेंटीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है mv²r, वो सेंटीपिटल फोर्स जो लग रहा है और जो रिक्वायर्ड है, वो जो लग रहा है वो छोटा रहेगा जो रिक्वायर्ड है उससे। उस केस में ये गाड़ी जो है वो ऊपर की तरफ स्लिप कर सकता है, और जैसे ही वो टेंडेंसी इमर्ज होगा, द मोमेंट दैट टेंडेंसी इमर्जेस, अगर if v is more than 10 meter per second, then in that case the centripetal force which is acting towards the center will be less than the required value which is mv²r for such a velocity. उस केस में the vehicle will have a tendency to slip outward direction, slip in outward direction मतलब up the incline. So if there is a static friction, it will immediately oppose it. And how it will oppose it? कैसे oppose करेगा? By acting down the incline. इसको ऐसा करते हैं, यहां पे ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशन लिखने में सही रहेगा, by acting down the incline, ठीक है। यह स्टैटिक फ्रिक्शन जो है
by acting down the incline, it is going to oppose the tendency of the vehicle to slip in outward direction. अभी अपने आप को किस वैल्यू पे जाके एडजस्ट करेगा, वो देखिए यहां से निकल जाएगा. दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा. लेट्स राइट द इक्वेशन फर्स्ट. y डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, सो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज 0. सो n cos थीटा माइनस mg minus f sin theta equal to 0. And net force in radially inward direction would be how much? N sin theta plus plus f cos theta, that is the net force in radially inward direction, right? And that will be equal to mass into centripetal acceleration. So ये दोनों मिलकर centripetal force बना रहा है, ठीक है, and that is equal to mass into centripetal acceleration, mass into centripetal acceleration, ठीक है. अब देखो, if I increase v beyond 10, if I increase v beyond 10, if I keep on increasing velocity, then the required value of static friction, if I keep on increasing velocity beyond 10, then required value of static friction will also keep on increasing. आप इक्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग तो एफ ही है ना, बाहर से वी हम बढ़ा रहे हैं और जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड में वो एफ है. तो क्या होगा, अगर वी को आप बढ़ाते जाएंगे तो एफ जो है हायर एंड हायर वैल्यू पे जाके अपने आप को एडजस्ट करेगा. एफ इज गोइंग टू एडजस्ट इटसेल्फ टू हायर एंड हायर वैल्यू. But there is a limitation to which f can go up. f cannot go beyond mu n, which is limiting value. f जो है mu n से ऊपर नहीं जा सकता, जो इसका limiting value है. f cannot go beyond its limiting value. So the limiting value of f will decide the maxima on v if you want to prevent slipping. स्लिपिंग प्रिवेंट करना चाहते हैं, स्किडिंग प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो f का लिमिटिंग वैल्यू डिसाइड कर देगा कि v max क्या होगा. So if I put here the limiting value of f, that is going to give me the maximum value of v. If I put here the limiting value of f, that will give me the maxima of v. The maxima of f will set the maxima of v over here, right? So if I put f equal to mu n, that will give me the maxima of v. So you have n sin theta plus f, f को mu n लिख दो, equals to mv square by r. And what is n? यहाँ पे पुट करो, n cos theta माइनस और माइनस f sin theta, f हो गया mu n और mg को राइट हैंड साइड में ले जाओ. So from here I'll get n equals to mg upon cos theta mu sin theta. So from here n को बाहर लो और वैल्यू पुट कर दो इसका, mg upon cos theta minus mu sin theta. अब ब्रैकेट में हो जाएगा sin थीटा दिस. तो यहां से जो v निकल के आएगा वो v max निकल के आएगा, यहां से जो v निकल के आएगा वो v max निकल के आएगा. 50/3 रहने देते हैं, ठीक है, ओके. इसको प्रॉब्लम मिटा दिएगा. अच्छा है, v min है, आंसर मैच करना ना, क्योंकि हम लोगों सो m will cancel out, your velocity v will be under root gr, r इधर आ जाएगा और यहाँ पे cos थीटा डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, tan थीटा प्लस म्यू एंड 1 माइनस न्यू tan थीटा. इफ आई पुट द, ये v max आएगा तुम्हारा, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो. g is what 10, r is 20, tan थीटा हो गया 0.5
म्यू 0.4 है, 1 माइनस, ठीक। So this will give me what? 200, 0.9, और ये हो गया 0.4 इंटू 0.5, 0.2। ओके, तो हो गया 25 है ना, 25 नमा 225, 15 मीटर पर सेकेंड, यानी वी मैक्स जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो द रिक्वायर्ड द वेलोसिटी जो है, मतलब विदाउट स्लिपिंग जो वेलोसिटी लाई कर सकता है, दैट विल लाई इन दिस रेंज। Without slipping, velocity can, if velocity lies in this range, then vehicle won't slip or skid. Vehicle जो है slipping या skidding उसमें नहीं होगा अगर velocity इस range में होता है तो, है ना। 14.7 और 54, अच्छा किलोमीटर पर आवर में आंसर दे रखा है, किलोमीटर पर आवर चेंज कर देते हैं भाई, 5/18 से गुना कर देते तो मीटर पर सेकंड में हो जाता था, तो 18/5 से गुना कर दोगे तो तुम्हारा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 18/5, 18/5, अब ये देख लो कितना आ रहा है। 4.0825 गुने 18/5, 14.7, 18×53 मतलब 14.7 किलोमीटर पर आवर से लेके 54 किलोमीटर पर आवर तक तुम्हारा वेलोसिटी लाई करेगा, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक है। 14.7 से तुम्हारा 54 तक अगर वेलोसिटी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्लिपिंग स्केटिंग कुछ नहीं होगा, पीसफुल रहेगा सब कुछ, ठीक है, कोई डेंजर वाला बात नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। ये देखो क्या बोल रहा है, मोटरसाइकिल हैज टू मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए ओवर ब्रिज which is in the form of circular arc of radius r and length l। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कोई एनर्जी कंजर्वेशन का इशू नहीं है, मतलब वो अपना इंजन से कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रहा है ब्रिज के ऊपर, ठीक है। सपोज द मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट, अच्छा हाईएस्ट पॉइंट से शुरू कर रहा है, व्हाट कैन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी बी फॉर विच द कॉन्टैक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन एट द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, good. If the motorcycle goes at a speed of 1/√2, 1 by होना चाहिए ये, 1/√2, 1/√2 times the maximum found in part A, where will it lose the contact with the road? What maximum uniform speed can it maintain on the bridge if it does not lose any contact anywhere on the bridge? अच्छा, ठीक है, ब्रिज ड्रा करो, ये रोड है इधर से, इस पे एक सर्कुलर ब्रिज इस टाइप का ब्रिज आ गया, मान लो, और ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ये ब्रिज है, ठीक है। अब व्हीकल जो है, अच्छा ब्रिज का जो लेंथ है वो L है, मतलब इसका अगर हम लोग कुछ इस तरह से हिसाब किताब बैठाएं, क्या ये लेंथ L है, और रेडियस क्या है, रेडियस भी दे रखा है ना, रेडियस R है ना, रेडियस R है, ओके, लेंथ L है, लेंथ इज L, मतलब ये जो थीटा एंगल का अगर बात करेंगे तो
L by R. This theta will be L by R. The L will be R theta. Yes. अब व्हीकल जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। अब क्या पूछ रहा है बताओ? पूछ रहा है कि what can its maximum velocity be for which the contact with the road is not broken at the highest point? मान लो वेलोसिटी v है, कांटेक्ट ब्रेक नहीं करना, मतलब n रिमेन्स ग्रेटर देन 0। भाई इनके बीच का जो कांटेक्ट फोर्स क्या है तुम्हारा? इनके बीच का जो कांटेक्ट फोर्स है वो यही है ना, नॉर्मल रिएक्शन। द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द ब्रिज इज नॉर्मल रिएक्शन। एक फोर्स mg लग रहा है, आ चूंकि ब्रिज जो है वो सर्कुलर आर्क है, तो एक तरह से सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा इस ब्रिज के ऊपर। तो सर्कुलर मोशन का मतलब है कि इस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी दिस, राइट। चूंकि ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा, अगर इफ इट डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिज, दैट मीन्स इट इज undergoing a circular motion. So when it undergoes a circular motion, that means it will undergo acceleration radially in our direction with v square by r. So you have centripetal acceleration. So what is centripetal force? Centripetal force is mg minus n, and that must be equal to mass into centripetal acceleration. So what is n here? mg minus, और अगर आप चाहते हैं कि वो ब्रिज के साथ कांटेक्ट लूज नहीं करे, दैट मीन्स n must be greater than or equal to 0. There must be normal reaction. Till there is normal reaction, that means it is in the contact. मतलब जब तक नॉर्मल रिएक्शन नॉन जीरो है तब तक इसका मतलब है कि वो कांटेक्ट में है, जो व्हीकल है वो ब्रिज के कांटेक्ट में है। अच्छा, यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ से आ जाएगा mv स्क्वायर बाय r is less than equal to mg. Yeah. So m will cancel out. पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी भी नहीं पलटेगा। So that means v max rg, यहां से आ जाएगा ना, मतलब your v must remain less than equal to rg. That is the maximum v which you can afford without breaking off the bridge is rg. That is v max. तो अगर इतना वेलोसिटी से इतना तक वेलोसिटी रहेगा तो यहाँ पे कांटेक्ट लूज नहीं करेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे कांटेक्ट लूज नहीं करेगा। इफ यू डोंट वांट टू लूज द कांटेक्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट, योर वेलोसिटी शुड नॉट एक्सीड दिस वैल्यू। दैट इज द मैक्सिमम व्हिच यू कैन अफोर्ड, ठीक है। इफ यू वांट टू रिमेन हैप्पी एट द हाईएस्ट पॉइंट, you don't want to break contact with the bridge, ठीक है। ओके, सो ए पॉइंट का आंसर ये हो जाएगा, व्हाट वी मैक्स इज अंडर जी आर। अच्छा, अब बी पार्ट क्या बोल रहा है कि द मोटरसाइकिल गोज एट अ स्पीड 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम फाउंड इन पार्ट ए। मतलब अगर मान लो ये वेलोसिटी जो है 1/√2 ऑफ आर जी है, मतलब ये है, where will it lose the contact with the road? भाई कांटेक्ट वहां लूज कर जाएगा जहां पे n 0 हो जाएगा, वहां पे कांटेक्ट लूज कर जाएगा जहां पे n 0 हो जाएगा, और क्या? It will lose the contact where n goes 0. Is it not? So if I draw this vertical like this, suppose करो कि व्हीकल जो है फाई एंगल पे कांटेक्ट लूज कर जाता है, सपोज करो, इट मीन्स वहां पे n 0 हो जाएगा। या इन जनरल सपोज करो फाई इज द एंगल, फाई सम एंगल वेयर व्हीकल इज नॉट लूजिंग द कांटेक्ट। सपोज करो फाई वो एंगल है जहां पे व्हीकल अभी भी रोड के साथ है, सॉरी, फाई वो एंगल है जहां पे व्हीकल अभी भी रोड के साथ है, ऐसा मान लो, ठीक, मतलब व्हीकल ब्रिज के साथ है। क्या क्या इस पे देखो फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, पहले ड्रॉ कर लो। एक तो हो गया mg, एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये सब हटाना पड़ेगा जी।
V here, let me write V here. V is RG/2, ठीक है। क्या क्या फोर्स लगे, ये mg हो गया, दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज योर फाई, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में है तो इसका एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा ये। सो व्हाट इज नेट फोर्स, व्हाट इज द नेट सेंटीपिटल फोर्स? नेट सेंटीपिटल फोर्स में नेट फोर्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन इज गोइंग टू बी mg cos phi minus n, and that will be equal to mv square r, right? So normal reaction is what? Normal reaction is mg cos phi minus mv square. अब for what value of phi the location can be described by this angle phi? So the value of phi for which n goes to 0, at that value of phi the vehicle is going to lose contact with the bridge. भाई हम कहें कि phi का कौन से वैल्यू के लिए या किस पोजीशन पे व्हीकल जो है ब्रिज के साथ कांटेक्ट लूज कर जाएगा। कांटेक्ट लूज करने का मतलब होता है n goes to 0, कांटेक्ट लूज करने का मतलब होता है n goes to 0. So the point where n goes to 0, at that point the vehicle is going to lose the contact with the bridge. तो यहां पे आप n इक्वल टू 0 कर दीजिए और वो आपको दे देगा कि किस पॉइंट पे व्हीकल जो है कांटेक्ट लूज कर जाएगा ब्रिज के साथ, ठीक है। तो m कट जाएगा, यहां से मिल जाएगा cos phi इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई rg, ठीक है। और v स्क्वायर तो आपको पता है v ये है और वही वेलोसिटी वैसा मेंटेन कर रहा है, ठीक है। लिख रखा है देखो, व्हीकल हैज टू मूव विद कांस्टेंट स्पीड ऑन द ओवर ब्रिज। तो व्हीकल का जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहा है, वो इंजन से अपना कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन कर रहा है। तो v स्क्वायर इज हाउ मच, rg/2, और नीचे भी rg है, दैट मींस cos phi इज 1/2 और एंगल phi इज व्हाट, 60 डिग्री, आई कैन से pi/3. सो दिस एंगल इज pi/3, यानी हाईएस्ट पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे लूज कर जाएगा कांटेक्ट, एक एंगल क्या हो जाएगा, r phi हो जाएगा। सो r phi मतलब हाईएस्ट पॉइंट से πr/3 नीचे जाएगा तो कांटेक्ट लूज कर जाएगा। ये आर्क लेंथ तो ये होगा ना, r इंटू phi, πr/3 लेंथ मूव करके कांटेक्ट लूज कर जाएगा। यू लूज द कांटेक्ट विद द ब्रिज एट πr/3। समझ में आ रहा है जी? तो बी का आंसर यही हो जाएगा, वेयर इट विल लूज द कांटेक्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ πr/3 इज गोइंग टू लूज द कांटेक्ट, ठीक। अच्छा, what maximum uniform speed can it maintain on the bridge if it does not want to lose contact anywhere? देखो एक चीज समझो, n का वैल्यू देखो हमने यहां निकाला है, n का वैल्यू देखो निकाला है। देखो गाड़ी जो है अपना इंजन से यूज करके ये तो कांस्टेंट रख रहा है अपना वैल्यू, v चेंज नहीं कर रहा है, ठीक, v चेंज नहीं कर रहा है, ओके। जो वेलोसिटी यहां से स्टार्ट हुआ वही वेलोसिटी मेंटेन कर रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगा फाई बढ़ता जाएगा, फाई बढ़ता जाएगा तो cos phi फॉल करता रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में बोल रहा है कि क्या वेलोसिटी होगा ताकि ये n कभी जीरो ना हो। अब देखो एज द व्हीकल गो कीप ऑन मूविंग इज phi keeps on increasing, when phi keeps on increasing cos phi keeps on falling, cos phi keeps on falling, cos phi फॉल करता जा रहा है, cos phi अपना फॉल कर रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि क्या वेलोसिटी होना चाहिए ताकि cos phi का वैल्यू कितना कम हो सकता है cos phi, the minimum value of cos phi will be what, the maximum value of phi will give you the minimum value of cos phi, the maximum value of phi will give you the minimum value of cos phi। देखो यहां से समझो, if you want the vehicle to not lose contact, n must be greater or equal to 0 और mg cos phi minus mv square by r
should be greater or equal to 0, or you can say mm will cancel out, v square is less than equal to rg cos phi। तो rg cos phi से हमेशा कम होना चाहिए। अब rg cos phi का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? भाई आपको चाहिए कि पूरे ब्रिज पे कहीं भी लूज ना करे, ठीक है। ये rg cos phi जो है, cos phi विल कीप ऑन फॉलिंग एज phi कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो phi का मैक्सिमा जो है cos phi का मिनिमा दे देगा, मतलब v स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू rg cos phi min, ठीक है। अब cos phi का मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा बताओ? rg, what is phi max? The maxima of phi will give you the minima of cos phi, ठीक है। so maxima of phi max क्या हो जाएगा? phi max is this angle, phi max is this angle। तो ये कितना डिस्टेंस है? ये पूरा L है, तो ये L/2 हो गया। so phi max is nothing but θ/2 ना, तो ये पूरा एंगल थीटा है, तो θ/2 हो जाएगा। और थीटा क्या है? L/r, L/2r, L/2r। सो rg cos, मतलब फाई का cos फाई का मैक्स मिनिमम वैल्यू है, इसका मिनिमम वैल्यू ये है। तो अगर वेलोसिटी इससे कम होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर अगर इससे कम होगा, तो कहीं भी कांटेक्ट लूज नहीं करेगा। इट मीन्स योर वेलोसिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू √gr cos L/2r। That means the maximum is, that's going to be Vmax, that's going to be a Vmax, ठीक है। ये Vmax है। ठीक है, सही है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब यहां तक कांटेक्ट लूज ना करे ना, मतलब ये है। तो यहां तक जो इसका मिनिमम वैल्यू है, वो उस मिनिमम वैल्यू से भी ये वैल्यू कम होना चाहिए। मतलब फाई का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसका मिनिमम वैल्यू दे देगा, और जो मिनिमम वैल्यू है ना उससे ये वैल्यू कम होना चाहिए। मतलब वो मिनिमम वैल्यू वी मैक्स दे देगा एक तरह से, इक्वल टू 0 करोगे तो, ठीक है। यहाँ पे जाके 0 हो जाए चलेगा, तो मतलब जस्ट क्रॉस कर जाएगा विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। ओके, ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कार गोज ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r, the speed increasing at a constant rate dv by dt equals to a, the friction coefficient between road and tire is mu, find the speed at which the car will skid। देखो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। आपको फिर से मैं याद दिलाता हूँ, पीछे हमारा जो है एक क्वेश्चन था जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने डिस्कस किया था ब्रीफली। बाकी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, उसको जरूर आप एक बार देख लें। थ्योरी में अच्छे से बता रखा है सारा, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक बार देख लीजिएगा। कहीं पे डिस्कस किया था मैंने, एक्सप्रेशन लिख, बाकी उधर बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, उसमें बहुत नाइसली मैंने डिस्कस कर रखा है सारा कुछ।
हाँ ये देखो ऑब्जेक्टिव था, ये एक्सेलरेशन का देखो, ये देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अगर सर्कुलर मोशन जो है आप कांस्टेंट स्पीड से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इफ v इज रिमेनिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है, उस केस में हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर v कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, तो dv बाई dt जीरो रहेगा, फिर आपका सिर्फ रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर स्पीड चेंज कर रहा है तो एक एक्सेलरेशन तो ये होगा रेडियली इनवर्ड, और एक एक्सेलरेशन ये होगा टेंजेंशियली आउटवर्ड, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन होगा। देखो ये रेडियली इनवर्ड है और ई थीटा का डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, देखो यहां ड्रॉ कर रखा है, ये डायरेक्शन ये इनवर्ड हो गया और टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया। अगर v का वैल्यू चेंज करेगा तो ये दोनों एक्सेलरेशन होगा, ये दोनों एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। ओके चलो ऊपर ही लिख देते हैं उसी सवाल में, ये ऑब्जेक्टिव में बता रखा है और थ्योरी में तो बहुत अच्छे से बता रखा है। तो थ्योरी में तो अच्छे से इसको देख लीजिए अगर बढ़िया से समझना चाहते हैं इसको। तो देखिए आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, या वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन आपका इधर है और एक एक्सेलरेशन इनवर्ड है, ठीक। यानी नेट एक्सेलरेशन किधर है, नेट एक्सेलरेशन जो हो जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, अब होगा कितना, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, नेट एक्सेलरेशन विल बी दिस इज योर AT एंड दिस इज योर AC, सो नेट एक्सेलरेशन विल बी AC का होल स्क्वायर और AT का होल स्क्वायर, सो नेट एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी AC स्क्वायर AT स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन होने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड होगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन यही होगा जो नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। भाई जिधर एक्सेलरेशन उधर ही फोर्स होगा ना, नेट एक्सेलरेशन जिधर होगा उधर ही नेट फोर्स होगा। यहाँ पे फोर्स का एक ही सोर्स है और फ्रिक्शन है। हॉरिजॉन्टल कार मूव कर रहा है तो द ओनली सोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओनली सोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, ओनली सोर्स ऑफ फोर्स फॉर दिस एक्सेलरेशन इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा, और जब फ्रिक्शन का वैल्यू रिक्वायर्ड होगा, फ्रिक्शन वैल्यू आर द स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज रिक्वायर्ड, static friction which is required for this acceleration, static friction required निकाल रहे हैं, फिर सरफेस से पूछेंगे कि तुम इतना लगा सकते हो फ्रिक्शन कि नहीं लगा सकते हो, और दिस इज MA and what is A? A is AC स्क्वायर, AC क्या है आपका V स्क्वायर बाय R, V स्क्वायर बाय R का होल स्क्वायर, कैपिटल आर है, कैपिटल आर कर लो, प्लस AT स्क्वायर, AT इज dV बाई dt एंड दैट इज गिवन टू यू। अच्छा A इसको भी A लिख दिया है, कोई नहीं लिख दो ये, ठीक है, इसको A डैश कर लो, ठीक। तो ये फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, दिस इज द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, ऑलराइट। Now you have to ask the surface whether the surface will be able to apply this friction or not. So in order that this required friction should act, this friction required must be less than equal to mu n. ये जो required value of friction है वो friction का limiting value से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जो friction का required value है वो limiting, क्योंकि उसके ऊपर जाके अपने आप को adjust नहीं कर सकता है, friction अपने आप को maximum यहीं तक जाके adjust कर सकता है। So this friction, required value of friction will actually act only when this is less than mu1, less than equal to mu1. Surface इतना friction तभी लगा पाएगा जब ये value limiting value के अंदर लाई करेगा, it should lie within the limiting value, right? और n क्या होगा, ये vehicle है तो इस पे भाई vehicle पे अगर surface पे move कर रहा है vehicle तो n अपवर्ड लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, so n माइनस mg मस्ट बी जीरो, so n इक्वल्स टू mg,
और दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी। सो एम एम कैंसिल आउट, अगर स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर should be less than equal to mu square g square, or you can say v4 by r square is less than equal to mu square g square minus a square, right? Or I can say v is less than equal to r square mu square g square minus a square 1 by 4. We should be less than equal to this. That means if v goes beyond this value, then the car is going to skid. क्योंकि उस केस में the static friction which is required will be more than the limiting value, और उस केस में ये skid कर जाएगा, ठीक है, उस केस में स्लिपिंग हो जाएगा. So if v is just more than this, if v is slightly more than this, ये लिमिटिंग केस है, देखो मतलब हल्का सा इससे ज्यादा हो गया, स्लाइटली मोर देन दिस, इससे अधिक होगा, स्लाइटली मोर, इट्स गोइंग टू स्किड, इट्स गोइंग टू स्किड. और कह सकते हैं ये इस वेलोसिटी पे हल्का सा टच कर दो, स्किड कर जाएगा, ठीक है, इट्स गोइंग टू स्किड, या ठीक है, ठीक है, ओके फाइन. तो हम लोग 11 to 20 कर लिए हैं. अब एक 10 का और सेट बच रहा है, दैट इज 21 to 30, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे. ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो 10-10 क्वेश्चन का ही सेट ले रहे हैं, ठीक है. तो 11 to 20 हमने कर लिया है. अब नेक्स्ट राउंड में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21 to 30 क्वेश्चन नंबर कर लेंगे, ठीक है. वो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन होंगे, लास्ट के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे होते हैं, अभी इसमें ही ठीक था, यही बढ़िया था, शुरू के 10 क्वेश्चन ईजी थे मतलब, ठीक है. ओके, सो आई विल एंड ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे. वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो. हम लोग लास्ट का 10 का बंच कर लेंगे, ठीक है. ओके, थैंक यू.